हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, हम अपने हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा दूसरे विषय पे मैंने वीडियो बना रखी है फ़िलहाल तो, मगर अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हिंदी साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में कई सारी कहानियाँ लिखी गई, कई सारे उपन्यासकार कहानीकार हुए। उनमें से एक कहानीकार थे जयशंकर प्रसाद जी। उनकी लिखी हुई एक छोटी कहानी, संक्षिप्त कहानी, इसका नाम था बिसाती। बिसाती का मतलब यहाँ पर होता है जो गरीब गरीब फिर के सामान लोग भेजते हैं, कमर पर डालते हैं अपने, उनको बिसाती बोला जाता है यहाँ पर। उसी की ये कहानी है। इसका एक पहला भाग था जिसमें मैंने ये बताया गया था, जो मूल कहानी है वो बताई थी आपको। दूसरे भाग के अंदर मैंने इसके आपको कथा सार यानी कि समरी बताई थी। अब ये तीसरा भाग है जिसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर व्याख्या कई बार आपके पास परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए ये आपके लिए उपयोगी है, तो इसमें वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं बिसाती। इसको 4 हिस्से के अंदर बांटा गया था। कथानक को, मतलब जो कहानी है, इसको 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। तो चारों हिस्सों का हम अलग अलग यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे और जो प्रसंग है साथ साथ उसको भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं बिना देर करते हुए वीडियो को, इसमें क्या व्याख्या की गई, क्योंकि कई बार ये कहानी थोड़ी मुश्किल है, आपके एक बार पढ़ने पर ये समझ में आपके नहीं आएगी। देखते हैं। वाणी के लाल फूलों की रंगील छाया संध्या की अरुण किनारे से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शीला खंड पर बैठी हुई सामने गुलाबों की झुरमुट देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छुल छुलैया खेलते हुए आकाश को अपने कलवर से गुंजित कर रहे थे। ये आ गया इसका पहला प्रसंग, मतलब जो पहला इसका जो हिस्सा दिया गया है वो। अब देखिए प्रसंग क्या लिखा जाएगा इसके अंदर। प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य, ये गद्य है, ये पद है नहीं है, मतलब ये कहानी है तो गद्य के अंदर पैराग्राफ है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है? सुप्रसिद्ध कवि और कहानीकार जयशंकर द्वारा प्रणीत कहानी, या फिर सिंपल सा आप लिख सकते हैं इसके अंदर द्वारा लिखित कहानी बिसाती से लिया गया है। प्रसाद जी एक उच्च कोटि के छायावादी कवि हैं और इसका प्रभाव उनकी कहानियों और उपन्यास पर भी पड़ता है। आधुनिक कहानी लेखकों में इनकी गणना तथाकथा सम्राट प्रेमचंद के दूसरे स्थान के बाद दूसरे स्थान पर होती है, किंतु प्रसाद जी एक रोमानी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं और इन्होंने आदर्शवाद से ओतप्रोत प्रेम कहानियाँ की रचना की है, जिसमें करुणा, कल्पना और प्रधानता है। सीधी बात इसमें ये कही गई है कि हिंदी उपन्यास और कहानियों के अंदर इनका दूसरा स्थान है और ये आदर्शवादी कवि हैं, छायावादी कवि भी हैं और आदर्शवादी कवि भी हैं। मतलब समाज के अंदर जो आदर्श चीज़ें होती हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं, उस तरह से इन्होंने अपनी कहानियों की रचना की है कि समाज में जो लोग पढ़ेंगे उनको अच्छा भी लगे पढ़ने में कि हाँ भाई हम अपनी एक मान मर्यादा उसका सम्मान रख रहे हैं। मगर ये रोमानी कवि भी या फिर कहानीकार भी यहाँ पर हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो प्रेम प्रसंग पे लिखी गई हैं। तो ऐसी कहानियाँ जो आती हैं वो रोमानी किरदार या फिर रोमानी जो शैली है उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो प्रसंग है आपको चारों बार लिखना होगा अपने आंसर के अंदर। प्रसंग आप लिखें कभी व्याख्या करते टाइम। तो इतना तो ये जो आपको लिखा हो, जो मैंने नीला कर रखा है, ये सारा का सारा जो है एक जैसा रहेगा। बाकी जो प्रसंग होगा, बाकी जो हिस्सा है बदल सकता है। यहाँ पर प्रस्तुत कहानी बिसाती में करुणा, त्याग और आदर्श के गुणों से परिपूर्ण एक कल्पना प्रधान कहानी है। ये कहानी जो है बिसाती एक कल्पना प्रधान है, मतलब सीधा सी बात है, आपको एक आदर्श के रूप में एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यहाँ पे उद्देश्य तो इसमें खैर है नहीं, ठीक है, जो प्रकृति को उपादान बनाकर लिखी गई है। प्रस्तुत गद्यांश में कथानक ने प्रकृति का बहुत मनोरंजन दृश्य करते हुए कहा है। अब आगे यहाँ पर हमारी व्याख्या क्या है? रचनाकार संध्या के समय एक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या का समय है। इस काल में सूर्य के अस्ताचल के नीचे जाते समय आकाश में व्याप्त होने वाली अरुण सूर्य रश्मियाँ दामिन के लाल फूलों से टकराकर उस समय के वातावरण को और अरुणमित बना देती हैं। उसी दामिन दड़ियों के अरुणमी छाया के नीचे श्री एक शिलाखंड पर बैठी हुई है, विचारों में तन्मय, सामने उगे हुए गुलाबों के झुरमुट को देख रही है। उस समय वे नितांत अकेली थी। वातावरण की निवरता
को तोड़ते हुए बुलबुलों उल्लासपूर्ण चहचहाट वातावरण मधुरिम बना रही थी। वे बुलबुल उस समय ऐसी प्रतीक हो रहे थे मानो पवन देव से छूने पकड़ने के खेल में दचचित हों और कुर्सी प्रसन्नता में कलख रहे थे। इस गद्य खंड में लेखक ने प्रकृति के अद्भुत मनोरम दृश्य को अपने कल्पना प्रव के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें कथामयता प्रकट होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए जब हम पढ़ेंगे कहानी तो पढ़ने में हमारी जल्दी समझ में नहीं आती है, थोड़ी समझ में आ जाएगी, थोड़ा समझ में नहीं आती कुछ हिस्सा कहानी का। इसमें ये कहा गया है कि एक दामिड़ का पेड़ होता है, यहाँ पर लाल रंग के उसके फूल होते हैं और सांध्य का समय मतलब क्या है कि सूरज डूब रहा है, सूरज की डूबती हुई किरणें जो है वो दामिड़ के पेड़ के फूल हैं उस पर लग रहा है। उसी पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है जिस पे शीरी नाम की एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, और वो बुलबुलों को देख रही है। साथ में यहाँ पर के बुलबुल जो है वो गुलाब के झुरमुट हैं, पेड़ हैं, उनके अंदर घुस रहे हैं, उनसे निकल रहे हैं बार बार, और वो इसे हम देखते हैं बुलबुल है वो झुंड बना के उड़ती हैं, तो वो चहचहा यहाँ पर रही हैं। दूसरा यहाँ पर आता है, जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगील पट फैला देती है, जब विहंग व कलक करते पक्ति बांधकर उड़ते हुए गुजान झाड़ियों की ओर लौटते, उनमें कोमल परोस से लहर उठती है, जब समीर अपनी झोंकेदार तरंग बार बार अंधकार को खींच लाता है, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर चादर में मुंह छिपा लेना चाहते हैं, तब शीरी की आभारी दृष्टि कालिम अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगती है। वे जागते हुए भी एक स्वप्न की करुणा कल्पना करने लगती है। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है। अब ये मैं बताते हैं प्रसंग जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल। छायावादी कवि भी है, रोमानी कवि भी है, हम बता देते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर त्याग वगैरह दिखाया गया है। अब इसमें जो भी यहाँ से देखना है हमें, जो ये जगह है, लेखक रोमानी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में ही पुरुष के भी दर्शन की कल्पना के कारण प्रकृति में परम सौंदर्य का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो रोमानी कवि हैं, तो जो कहानी वो लिखेंगे उसमें दो किरदार खास होंगे यहाँ पर, एक लड़की का एक लड़के का, मतलब एक औरत होगी एक आदमी होगा यहाँ पर। तो प्रकृति को यहाँ पर क्या दिखाया है, ऐसा उन्होंने ऐसे दिखाया कि ये जो है ये पुरुष है, ये चीज़ यहाँ पर की गई है इसके अंदर। प्रस्तुत कहानी में भी लेखक ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का अलंकार युक्त वर्णन किया है जो हृदय ग्राही मतलब दिल को छू लेता है। यहाँ पर शीरी की सखी जुलेखा जब उससे उस बुलबुल के विषय में पूछती है जो उसके हाथों पर आकर बैठता है जाता था, तो शीरी ने कहा वह मैदान की ओर चला गया है और शीत गरीबी से बचने के लिए, अभाव दूर करने के लिए जुलेखा पूछती है, सुना है ये सब रोजी रोटी की लालच में हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, क्या ये सच है? शीरी पुरुष की प्रगति को उद्घाटित करते हुए कहती है, हाँ सखी, स्वतंत्र विचरण करना ही उन्हें अच्छा लगता है, ये बंधन में रहना नहीं पसंद करते। बुलबुल पुरुष की जाति बहुत स्वतंत्र प्रिय है। जुलेखा उसे लौट आने की सांत्वना देकर चली जाती है और वह पुनः विचारों में गोते लगाती हुई कल्पना जगत में चली जाती है। ये क्या है प्रसंग इसमें, जिसे मैं पढ़ा तो इसमें ये कहा गया कि जो शीरी है वो जो बुलबुल को याद कर रही है, वो बुलबुल जो है मतलब बुलबुल को ने यहाँ पर जैसे इमेज बना लिया है पुरुष की, जिससे वो प्रेम करती है। और जो वो पुरुष है वो किसी समुदाय का है, किसी आम समुदाय का है। जो शीरी है वो एक अमीर समुदाय से आती है। तो यहाँ पर इसी प्रसंग के अंदर शीरी यही कहती है कि जो ये बुलबुल है, ये पुरुष है जिससे वो प्रेम करती है, वो सामान्य समुदाय का है, अमीर तो है नहीं, तो उसको काम धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तानी भारत के दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ पर जाना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। और शीरी इसी बात को लेकर यहाँ पर उदास है, सोच रही है कि जो उसका प्रेमी है वो दूर चला गया है यहाँ पर। असल में हमें यहाँ पे क्या लगता है कि जो ये कहानी है, शीरी जो है बुलबुल को याद कर रही है। वजह यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, मगर जो शीरी है वो अपने प्रेमी को याद कर, जिससे वो प्रेम करती है यहाँ पर। मगर जैसे वो प्रेम करती है वो कौन है यहाँ पर, बिसाती, यानी कि कमर पर सामान को लेकर बेचने जो होते हैं, फुटकर जो व्यापारी होते हैं वो है ये।
श्री जो है वो सरदार की बेटी है, तो सरदार उससे शादी करेगा नहीं, सीधी बात है। तो श्री प्रेम करती है और मन ही मन सोचती है, सपने बुनती है यहाँ पर अपने। तो उसकी सखी आती है, वो कहती है कि जो तेरा बुलबुल है, जो तेरा प्रेमी तेरे पास आया करता था, वो कहाँ चला गया। तो ये कहती है कि वो गरीब है, मतलब वो आम समुदाय का लोग है, या फिर जो वो आज़ाद विचार का व्यक्ति है, वो प्रेम बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मतलब वो मुझसे प्रेम तो करता है मगर मेरे साथ प्रेम को निभाना वो नहीं चाहता, क्योंकि वो गरीब है और उसको पैसा चाहिए, इसलिए वो हिंदुस्तान के दूर इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपनी जीविका जो है वो खाना पीना जो है वो पाता है। पहाड़ियों से घिरे हुए, अब देखते हैं व्याख्या क्या की गई यहाँ पर। पहाड़ियों से घिरे हुए आकाश में संध्या के आगमन से व्याप्त अरुमिणा रूपी वितान फैल जाता है, जब पक्षियों के छलका कलवर से आकाश को गुंजित करता हुआ अपने वतन पहाड़ियों में बने घोंसलों की ओर लौटते समय अनेक कोमल पंखों के उड़ते समय वे वायु से लहरा उठती हैं और पंखों के हवा के ऊपर नीचे उड़ने गिरने से बार बार अंधकार का आभास होता है। पहले ये देखते हैं, इसमें ये कहता है लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं कि जब ये बुलबुल जो है ये आते हैं लौट के अपने वापस पहाड़ी इलाकों में, वापस जो लोग आते हैं वापस, तो क्या होता है कि एक नई बहार सी आ जाती है यहाँ पर। आसमान में देखें हम तो अंधकार सा होता है, एकदम को आता है, फिर वो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वो अंधकार छट जाता है, वापस से खुशहाली आ जाती है यहाँ पर। तो इस चीज़ को बयान करते हैं यहाँ पर। जब दिन में खिले हुए गुलाब के फूल अपना सौरभ दिन भर बिखेरने के बाद हरियाली में अपने आप को छुपा लेने को उत्सुक है, उस समय श्री अपने बुलबुल प्रेमी के वापस लौटने आने की आशा से भरी आंखें आंसू से अवलपित होकर अंधकार का भास करती पलकों में भर गई। इसमें ये कहता है लेखक के जो श्री है यहाँ पर, वो इस तरह दिखाया गया है कि प्रेम खिला, मतलब कि प्यार हुआ श्री के बीच और एक व्यक्ति के बीच में, मगर वो प्रेम पूरा नहीं हो सका क्योंकि जो श्री का प्रेमी है वो चला गया, मतलब गुलाब जो है वो छुप गया, बुझ गया यहाँ पर। तो इस बात को लेखक कहता है इस तरह से यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि जो श्री है इसी चीज़ को याद कर कर यहाँ पर बड़ी उदास बैठी हुई है। अब आगे देखें हम यहाँ पर क्या है इसके अंदर। वह जागृत अवस्था में होने पर भी उसके लौट आने की कल्पना में स्वलपित कल्पना करने लगती है, मतलब ख्वाब देखने लगती है कि जो उसका प्रेमी है वो लौट कर ही आ जाएगा यहाँ पर। और प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने प्रकृति के अद्भुत वर्णन के माध्यम से श्री की भावना पूर्ण कल्पना का वर्णन किया है। मतलब दिखा तो अब इसको रहे हैं यहाँ पर किसको, प्रकृति को, कि फूल जो है वो छुप गया, मगर फूल छुपा नहीं था। असल यहाँ पर कहानी ये है कि जो प्रेमी है वो चला गया यहाँ पर, और श्री का फूल छुपने का मतलब यहाँ पर क्या कि श्री अब दुखी हो गई है, वो केली हो गई और रो रही है। अब तीसरा हम देखते हैं, इसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ को के पास इतना धर्म रख दें कि वे आवश्यकता होने पर भी उस व्यक्ति युवक की सब वस्तुओं के मूल्य देकर बोझ उतार दे। परंतु सरल श्री निसहाय थी, उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। अब यहाँ पर ये बात कही गई, इसमें कहा गया कि श्री के जो सब पिता हैं वो सरदार हैं, अमीर है, सीधी बात है, और वो चाहती है कि जो ये गृहस्थ लोग हैं उनको हम पैसा दे दें। प्रसंग जो बताया मैंने आपको वो सेम का सेम यहाँ पर रहेगा। अब देखते हैं जो आगे प्रसंग यहाँ पर क्या है। प्रस्तुत प्रसंग आधुनिक कहानी के प्रस्तुत तो हो गया यहाँ पर, यहाँ से देखना है हमें। प्रस्तुत गद्य खंड में कहानीकार श्री के शब्दों को दीन सहाय एवं काल पीड़ितों के प्रति अरुणा की अभिव्यक्ति का बड़ा हृदयग्राही चित्रण करता है। मतलब ये दिखाते हैं कि जो श्री है वो अमीर बाप की बेटी होते हुए भी असहाय है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर लेखक एक ऐसे युवक के विषय में बताता है जो हिंदुस्तान किसी नगर की एक गली में अपनी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर जिसमें बेचने की उपयोगी वस्तुएं हैं बेचने के उद्देश्य से घूम रहा है। वह किसी कारण थक कर अपनी सामान बेचने की उद्देश्य से घूम रहा था। कुछ सामान बिकते हुए वह अपने झुंझा को शांत कर सके। वह थका हुआ होता है, कहीं बैठ जाता है, वो तो थोड़ा थकान होती है, थोड़ा सा उतारने के लिए कहीं बैठ जाता है वो। इसी उद्देश्य से वे गृहस्थ के दरवाजे पर अपना गट्ठा उतार कर सामान गृह स्वामी को दिखाता है। वो दिखाता है कि भाई कुछ आमदनी और हो जाए, यहाँ पर थका हुआ भी और आराम भी कर लो, होता है ये चीज़ भी हो जाए। गृहस्थ स्वामी वस्तु लेना चाहता तो है, परंतु उसके पास नकद रुपया नहीं उधार देने को कहता है। वह नवयुवक उधार देने से इनकार करते हुए अपनी मजबूरी व्यक्त करता है कि उधार बेचने के लिए उसकी सामर्थ्य नहीं है। मतलब
इसमें ये कहा गया कि जो गृहस्थ है वो मांगता है सामान उधार में। अब जो फेरी वाला है, जो फुटकर व्यापारी है, उनका तो ये है कि भाई कुआं खोदो, पानी पियो, हाथ के हाथ कमाया, हाथ के हाथ खा लिया दिन में जो कमाया। तो वो बेचारा इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि उसको उधार दे सके चीज़, तो वो मना कर डालता है यहाँ पे। तो स्वामी क्या कहता है यहाँ पर, वो इनकार करता है सामान लेने को, चलो जाओ यहाँ से सामान नहीं लेंगे और उठो अपना। तो जो व्यापारी है वो कहता है भाई थोड़ा सी देर रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, यहाँ पर सामान रखा हुआ है मेरा यहाँ पर, और सामान को छोड़कर निकल जाता है यहाँ पर। अभी देखते हैं क्या है इसमें। इन पंक्तियों में शीरी आत्मलीन बैठी कल्पना करने लगती है हिंदुस्तान के एक नगर में, जिसमें एक युवक है, वो कहानी बैठा हुआ है। मतलब वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि घर जाके सामान दिखाता है, सामान लेने के लिए जो ग्रस्त है वो तो बोलता मैं ले लूँगा, मगर मैं लूँगा तो उधार में। उस समय युवक का चेहरा जो है थकावट से विवर्ण हो गया है। उसका कल्पना से ये उद्देश्य देखकर शीरी का हृदय करुणा हो उठता है। वह युवक की दीनता से तवित हो उठती है। ये 1 मिनट में वीडियो रोकता हूँ थोड़ी, क्योंकि ये 3 हिस्सों में 4 हिस्से इसके अंदर है। मुझे थोड़ा वहम सा हुआ, ये है तो 3 ही हिस्सों के अंदर फिलहाल। तो यहाँ पर इसमें ये कहता है कि जो ये आदमी है बिसाती जो है यहाँ पर, इसमें थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, इसमें थोड़ा लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको इस चीज़ को। तो बिसाती यहाँ पर आ चुका है, वो थका हुआ है, और जो गृहस्थ है यानी कि जो स्वामी है उससे कहता है मुझे थोड़ी परमिशन दीजिए, आप 5-10 मिनट में रुक जाऊँगा, थोड़ा वो हाथ धो लूँ, आराम कर लूँ, फिर निकल जाऊँगा यहाँ पर से मैं। तो पास ही में एक झरना है जहाँ पर वो बिसाती जो है, जो व्यापारी है, मचाया जाता है, और जब वो चला जाता है तो वहाँ से लौट कर वो नहीं आता। इसी बीच यहाँ पर कहानी में क्या कहा गया कि जो ये शीरी है वो ये सोचती है कि जैसे हमने कहा इसमें दूसरे पार्ट के अंदर, कि वो सोचती है कि हम जो बिसाती हैं इनको पैसा दे डालते हैं तो हमारे पास पैसा हो, मगर बेचारी वो पैसा दे कहाँ, वो सरदार की बेटी है। और इसी बीच शीरी की शादी एक दूसरे इलाके के सरदार से कर दी जाती है यहाँ पर। तो जो बिसाती था उससे शादी होना यहाँ पर ख़त्म, सीधी बात है। यहाँ पर जब शादी हो चुकी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी यहाँ पर। तो वो अभी सोचती है, शादी हुए कुछ महीने हो जाते हैं, शीरी सोचती है कि हम जो ये, फिर वो एक ख्वाब देखने लग जाती है, मतलब आंखें खोल कर ख्वाब देखती है कि बिसाती है, वो कंधे पे सामान लादे हुआ है, बेचने आया है यहाँ पर, और वही चीज़ कुछ टाइम बाद उसके यहाँ असलियत पे होने लग जाती है। बिसाती घर पे आता है उसके, और वो बिसाती उसका प्रेमी ही होता है, वो उसको ऊपर से ताक रही होती है यहाँ पर। वो सामान को रख देता है घर के बाहर उसके, और चला जाता है, वहाँ पर लौट कर नहीं आता। जैसे कि वो अपनी सहेली से कहती है कि जो तुम्हारा बुलबुल है वो चला तो गया है। उसकी सहेली कहती है तेरा बुलबुल जो है वो लौट आया, मतलब तेरा प्रेमी लौट आएगा। फिर कहती है हाँ आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो मतलब उसका बुलबुल भी आ चुका है, और बुलबुल यहाँ पर जो अपना उपहार है वो देकर निकल गया है, जो शादी का उपहार है वो देकर निकल चुका है। मतलब क्या हुआ, बिसाती ने सामान रखा, वो लौट कर ही नहीं आया, कि वो तो तोहफा लेकर आया था। जो आदमी है, जो गृहस्थ है, वो ये कहता है कि मैं सामान तो उधार लूँगा। तो बिसाती कहता है कि भैया सामान तो आप लोगे, पैसे में लोगे, सीधी बात है, मगर मैं सामान को पैसे में नहीं लूँगा। ये सामान कश्मीर से लेकर मैं आया हूँ, शीशे की प्यालियाँ हैं यहाँ पर, तो ये सामान दिल से बनाया गया है यहाँ पर। मतलब मैं प्रेम करता हूँ प्रेमिका से अपनी, तो मैं उसके लिए उपहार लेकर आया हूँ। ये इनडायरेक्ट बात वो बिसाती कहता है, और रख के सामान को वो निकल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये होता है कि उसका बुलबुल भी आ गया है, और बुलबुल जो उपहार लेके आना था बुलबुल को, वो आकर मिल के चला भी गया है, मगर अब ये मिलन जो है वो अधूरा सा है यहाँ पर। और इस कहानी का यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी अंत कर डालते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, फिर देखने के लिए धन्यवाद।